दौसा की सिकराय से अब खबर, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 30 जून तक चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि निरोगी राजस्थान बनाना है, जिसे लेकर पूरी तरह सरकार गंभीर है। और साथ ही कहा कि सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार बार हाथ धोएं और बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। वहीं मंत्री ममता भूपेश ने बाबा रामदेव पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कोरोना की दवा को लेकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एसके सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बाबा रामदेव की ओर से बनाई गई कोरोना की दवाई को लेकर जनहित याचिका दायर की। मामले में आयुष मंत्रालय, आईसीएमआर, पतंजलि, निम्स, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को भी पार्टी बनाया गया है और इस दवा को राजस्थान में बंद करने की मांग की गई है। आज मैंने एक PIL फाइल की है बाबा रामदेव के पतंजलि जो इनका यूनिट है उसके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने एक कोरोना का एक दवाई बताई है कि हमने कोरोना के लिए एक दवाई निकाली है और दिव्य कोरोना किट के नाम से वो दवाई लॉन्च की है। और ये राजस्थान में एक जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है निम्स के सौजन्य से इन्होंने उसका लॉन्चिंग किया है, जबकि ना तो इन्होंने आयुष डिपार्टमेंट जो अपना मंत्रालय है उससे कोई परमिशन ली और ना ही इसका कोई लाइसेंस लिया उत्तरांचल गवर्नमेंट के यहाँ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ईसीजी टेक्नीशियन के 195 रिक्त पदों को भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग के 18 अक्टूबर 2019 को जारी राजकीय मितव्ययता परिपत्र के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के लिए वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अत्यावश्यक प्रकरण मानकर इसमें शिथिलता देते हुए 195 ईसीजी टेक्नीशियंस के पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय यह है कि वर्ष 2018 में वित्त विभाग द्वारा 362 ईसीजी टेक्नीशियन के रिक्त पद भरने की सहमति दी गई थी। इनमें से 112 पदों पर नियुक्ति की गई और 55 पद न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के लिए रिक्त रखे जाने के बाद 195 पद खाली पड़े हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण माथुर की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, उपाध्यक्ष अश्क अली टाक, डॉक्टर करण सिंह, महासचिव ज्योति खंडेलवाल, पंडित सुरेश मिश्रा, सुरेश चौधरी, संगठन महासचिव महेश शर्मा सहित सभी कांग्रेस नेताओं ने माथुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजमेर में पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला दहन करने का भी प्रयास किया, लेकिन कोरोना संकट के चलते लागू धारा 144 के तहत पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन और पुतला फूंकने से रोक दिया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए एसडीएम सिटी के सामने अपना विरोध दर्ज करवाया। (2013) के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उसका एक स्लोगन था बहुत लंबा चौड़ा, बढ़ते पेट्रोल और डीजल की मांग इस बार मोदी सरकार। उनका इतना ही कहना था कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर कम होते जाएंगे। 2013 से लेकर 2020 आ गया, आज तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और दोनों की रेट एक सी हो गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमत निरंतर गिरावट आ रही है। खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां डीजल के दामों में वृद्धि के चलते आम आदमी के साथ साथ किसानों की भी कमर तोड़ दी है। किसानों के खेतों में होने वाली बुआई अब महंगी होती जा रही है। किसानों पर पहले टिड्डी का प्रभाव और अब डीजल के भाव ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। किसान देवीलाल सारण ने यह कहा कि बढ़ती महंगाई से अब खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं विधायक गोविंद राम मेघवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार आमजन को राहत देने की जगह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रही है।
आप देख रहे हैं कि मोदी जी अभी पिछले 10 दिनों से जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10 दिनों से 10 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। इससे महंगाई बढ़ी है, इससे गरीब आदमी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। उसके अलावा इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के अभी पीछे जो नीरव मोदी भाग गए थे पैसा लेकर, उनका भी इन्होंने करीब शायद 68,000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो खाली लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों को जो वोट का ठगने की साजिश रच रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। जैसलमेर के नाचना कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना कोर कमेटी अध्यक्ष सहित चिकित्सा विभाग और ग्राम पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने आमजन से कोरोना से नहीं डरने की अपील की और साथ ही कहा कि सरकारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव में गुरुवार को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक आयोजित हुई। सरपंच चंदा देवी राठौड़ और उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में गांव के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित हुए। मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा बिजली और पानी की समस्या को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक में महिला जनप्रतिनिधि मास्क लगाकर नहीं बैठी थी और ये भी चर्चा का विषय बना। चंदा राठौड़ की अध्यक्षता में साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मुख्य जो प्रस्ताव है गांव के विकास के लिए, जैसे सड़क नाली, ये तो हम प्रस्ताव लगभग लेते ही है और डेवलपमेंट के काम हम करवाते ही है। इसके अलावा जो आज का जो अहम बिंदु था वो था आपदा प्रबंधन से संबंधित। अपन को बारिश का मौसम आने वाला है या लगभग आ चुकी है मानसून जो है अपने राज्य में, तो बारिश के अंतर्गत जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी का भराव होता है, और जैसे अपने यहाँ नदी है, तो पिछले के 2-3 साल पहले भी जब नदी में ज़्यादा पानी आया था, उस वजह से गांव वालों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, जैसे राशन वगैरह भी पर्याप्त इनको नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमने ये प्रस्ताव लिया है कि अपन को जो बड़े बड़े नाले हैं वो भी सफाई करवा दिए जाए। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई। ग्राम पंचायत की साधारण बैठक आयोजित हुई। कई प्रस्ताव इस बैठक में पारित हुए। सरपंच और उप सरपंच भी इस दौरान मौजूद रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी यहां पर की गई, जैसा कि तस्वीरें साफ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई प्रस्ताव इस बैठक में पारित हुए। आपदा प्रबंधन की तैयारियां कैसी हैं, उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं हुई। कोटा के बंदा धर्मपुरा क्षेत्र में यूआईटी द्वारा अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई के बाद विरोध नहीं थम रहा। भाजपा से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता कर न्यास की कार्रवाई को गलत बताया। गुंजल ने कहा कि धर्मपुरा के पास देवनारायण केटल आवासीय योजना बनाई जा रही है। गुंजल ने आरोप लगाया कि यूआईटी ने बिना कुछ देखे हुए प्लानिंग तैयार कर ली और 49 खातेदारों की बिना मंजूरी के ही गरीबों की खड़ी फसल को उजाड़ दिया। साथ ही मेरे परिवार और मुझे राजनीतिक द्वेषता के कारण बदनाम किया जा रहा है। ये योजना पूरी तरह गलत है। मेरे गांव धर्मपुरा के पास देवनारायण केटल योजना बनाई जा रही है। न्यास अपना काम करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन न्यास ने जिस तरीके का काम किया है, कोई भी सरकारी और कानून सम्मत तरीके से कोई सरकारी संस्था काम नहीं कर सकती। बिना कुछ देखे हुए खातेदार कौन है, सिवाई चक पे कौन बैठा है, प्लानिंग बना दी, टेंडर करा दिए, वर्क ऑर्डर जारी करा दिए। उसके बाद उनको पता चलता है तहसील से कि यहाँ पर 49 खातेदार बैठे हुए हैं। जब खातेदारों ने आपत्ति की तो उन्हें कह दिया हम तुम्हारी जमीनों की डीएलसी रेट 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बीघा, हम तुम्हें 12 लाख 15 लाख की डीएलसी वाली जमीनों पे बैठा देंगे। और जहां तक योजना का सवाल है, ये योजना बेबुनियाद है। किस आपादापी में 500 करोड़ रुपए के पलीता लगाया जा रहा है नगर विकास न्यास के। आज आप भी यही हो, फिजूल खर्ची का मुकदमा अगले राज्य में न्यास के पैसे की फिजूल खर्ची का मुकदमा दर्ज होगा। खबर राजधानी से, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नवीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिक भवन का उद्घाटन किया। पायलट ने अपने आवास से ही ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव मुग्धा सिन्हा भी मौजूद रही। पायलट ने कहा कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाना होगा। देश प्रदेश का नौजवान जागरूक हो, इसलिए आज देश में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
देता हूं प्रताप सिंह जी का, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, कैबिनेट के हमारे सहयोगी हैं, कि इस उद्घाटन समारोह में, इस वर्चुअल इनॉग्रेशन में आज हमारे बीच में मौजूद हैं। ये 4.25 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी, कुछ समय पहले तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आज सभी चुनौतियों के बावजूद आपने, डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया। और क्योंकि क्षेत्र सिविल लाइन्स विधानसभा में पड़ता है, यहाँ के प्रताप सिंह जी विधायक हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने जो बातें बोली मुक्ता जी, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अब आने वाला जो समय है निकट भविष्य का, बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा। और हम लोगों ने अब तक जो एम्फेसिस, जो जोर देना चाहिए था टेक्नोलॉजीज के ऊपर, साइंटिफिक टेम्परमेंट के ऊपर, वो और बढ़ाना पड़ेगा। हिंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव पर फायरिंग के प्रयास मामले में गुरुवार को दलित समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट से मुलाकात की। कांग्रेस नेता शंकर यादव, राजेंद्र बैरवा के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट से पीसीसी कार्यालय में मुलाकात की गई और इस दौरान पायलट ने दलित वर्ग के लोगों को आश्वस्त किया कि वो खुद इस घटना से चिंतित हैं। घटना की जांच करवाई जा रही है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। कांग्रेस नेता राजेंद्र बैरवा ने कहा कि एआईसीसी के एससी प्रकोष्ठ को भी घटना से करवाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अपील की है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पायलट ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए गृह विभाग कार्य कर रहा है और साथ ही उन्होंने खुद विधायक भरोसेलाल जाटव से भी बात की है। मैंने कल सुबह भरोसेलाल जाटव जी से बात की थी जब इस प्रकरण की जानकारी मुझे मिली, और पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा भी है। मैं समझता हूँ अभी छानबीन चल रही क्या कारण थे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का कोई अटैक इस पर होता है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ पुलिस महकमा, गृह मंत्रालय बखूबी उनके सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर रहा होगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें, इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस को लेनी चाहिए। हिंडौन के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय भरोसेलाल जाटव जी पर जानलेवा हमला हुआ। 3 फायर करने के बाद में उसका ट्रिगर डाउन हो गया और वो ईश्वर की कृपा से बच गए। उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है जानलेवा, उनके पूरे परिवार के ऊपर 2 अप्रैल के इंसिडेंट को लेकर के। मैंने स्वयं वहाँ जा कर के दौरा किया था उस समय। इससे पहले पूर्व विधायक हिंडौन की राजकुमारी जाटव, उसके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, फायर हुआ गोली से। और एक विधायक हमारे वर्तमान में बाबूलाल बैरवा जो कठुमर से हैं, उनके ऊपर भी फायर किया गया। आखिर ये कौन सी ताकत है जो शेड्यूल कास्ट के विधायकों पर लगातार फायरिंग कर रही है, उन पर जानलेवा हमला कर रही है? आखिर क्या है इसकी वजह, जानना चाहता हूं मैं, और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। नागौर के कुचामन सिटी में चीन की धोखेबाजी से गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा है, जिसे लेकर लॉयंस क्लब के तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान चाइना निर्मित सामान की होली जलाकर गुस्से का इजहार किया गया। वहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका गया। बिजली और पानी के 3 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। इसी क्रम में जयपुर शहर भाजपा की ओर से सभी 33 मंडलों पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। वहीं रामबाग सर्कल से डिस्कॉम कार्यालय पर पूर्व मंत्री और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 3 ज्ञापन सौंपे। इस दौरान विधायक सराफ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू होने के चलते आमजन के रोजगार पर गहरा असर पड़ा है और ऐसे में सरकार को 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर राहत देनी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार ने बिजली और पानी के जो बिल लोगों के पास भेजे हैं, पहले ये नाटक किया कि 2 महीने तारीख स्थगित कर दी और उसके बाद ये कहा कि 30 जून तक जमा कराएं। और अब जब लोगों ने
बिल देखे बिजली के तो कहीं का 30,000, किसी के 40,000, किसी के 50,000, इस प्रकार से बिल आए हैं। अब इस महामारी के दौर में जबकि सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, मजदूर नौकरी पर जा नहीं सकता था, जो नौकरी पेशा लोग थे उनको कहीं पर कोई धंधा नहीं था, ये इस प्रकार से बिल देना ये जनता के साथ अन्याय है। एक तरफ तो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महामंत्री है प्रियंका गांधी जी, वो यूपी की सरकार से मांग करती है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। यहाँ तो उनकी अपनी सरकार है, तो ये बिजली के बिल और पानी के बिल यहाँ माफ़ क्यों नहीं किए जा रहे, यहाँ वो क्यों नहीं निर्देश देती। खबर पाली के सादड़ी से है, जहां एसपी राहुल कोटोकी ने पुलिस थाने में नवनिर्मित थाना अधिकारी कक्ष, स्वागत कक्ष और सुविधाओं का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में एसपी ने सुंदर निर्माण कार्य की सराहना की और इसके लिए सेलो ग्रुप का आभार जताया। वहीं कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बचाव ही उपाय है। खबर बीकानेर से है, जहां युवाओं ने स्टाम्प पर शपथ लिखकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश की सीमाओं पर हो रहे कायराना हमले के जवाब में वो देश की सीमा पर गोली मारने और गोली खाने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भी देश को जरूरत हो उन्हें सीमा पर भेज दिया जाए ताकि वो देश सेवा के काम आ सकें। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नागौर में प्रशासन ने नवाचार करते हुए 14 स्थानों पर फरिश्ते की वेशभूषा पहने लोक कलाकारों को भेजा, जिन्होंने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय आमजन को अभिनय के माध्यम से समझाए और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की अपील की प्रकाशित प्रतियां भी वितरित की। कोरोना के प्रति जन जागृति तो लॉकडाउन के साथ ही आ जानी चाहिए थी। इतने लंबे समय तक आमजन जो है लॉकडाउन के अंदर रहा, कुछ कठिनाइयाँ भी उन्होंने झेली, सब तरह की परेशानी भी झेली, लेकिन उसके बाद देखने में ये आया है कि जैसे ही अनलॉक हुआ है और एक उस कठिन समय से निकल करके और उस जागरूकता के साथ लोगों को जो व्यवहार करना चाहिए था, उसके स्थान पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसके प्रति एक लापरवाही का प्रदर्शन करते हैं और जो कोरोना से बचने के जो प्रमुख उपाय हैं, वक्त वक्त पे हाथ धोना, मास्क लगा कर के सार्वजनिक स्थानों पर जाना और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बनाए रखना, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून से राज्य सरकार ने 30 जून तक व्यापक तौर पर पुनः जन जागृति अभियान शुरू किया है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मोबाइल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले पीड़ित की ओर से मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर जांच करने पर उक्त मोबाइल सलीम नाम के शख्स ने चुराया और निजामुद्दीन को बेच दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की है और अभी भी जारी है, जिनसे और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। खबर अजमेर से है, जहां क्रिश्चियनगंज थाने में एक महिला ने 4 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने 2 नामजद और 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने यह बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में 2 दिन पहले उसके साथ गैंग रेप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष ने भी महिला पर गलत आरोप लगाने को लेकर यह पूरा मामला दर्ज करवाया। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जी, ये किशनगंज में एक गैंगरेप के मुकदमे को दर्ज कराया गया है महिला द्वारा, जिसके अंदर उसने 2 को नामजद और 2 अन्य जो हैं उनका शामिल होने का बताया है और घटना परसों की बताई जा रही है।
और अनुसंधान जारी है, और दूसरी पार्टी की साइड से भी मुकदमा जो है वो भी है, तो दोनों का अनुसंधान जारी है। खबर अजमेर से है, जहां वैशाली नगर इलाके में लॉकडाउन के तहत हुए व्यावसायिक निर्माण में खामियां पाई जाने पर 2 बिल्डिंग्स को सीज किया गया और उनके मालिकों को नोटिस भी दिए गए। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने यह बताया कि दोनों बिल्डिंग मालिकों ने नियम विरुद्ध निर्माण करवाया। वहीं निर्माण में कई तरह की खामियां पाई गई और जिसे लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें नोटिस देकर अपने कागजात पेश करने का समय दिया गया है। देखिए, लॉकडाउन के टाइम में जो आना जाना है निगम के ऊपर भी अतिरिक्त दूसरे काम बहुत थे, तो उस समय ये स्थिति रही कि लोग बागों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया। इस सब बातों को देखते हुए कमिश्नर, हमारे निगम की जो आयुक्त महोदय हैं और हमारे जो महापौर महोदय हैं, उन्होंने इन्हें बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमें कुछ दिन पहले से निर्देशित कर दिया था कि आप लोग जा कर के और कार्रवाई करें और इस तरीके के जो भी अवैध बने हुए उन पर कार्रवाई करें। तो इस रूप में हम आज आए हैं और हमने अभी ये दूसरा हमारा बिल्डिंग है जो हमने सीज किया है। इसमें 2 नक्शा मतलब अलग अलग नक्शे पास हैं और बीच में दीवार होनी चाहिए जो नहीं है, तो ये इनका वॉल्यूशन है और बैक साइड में शायद इनका वॉल्यूशन है, साइड बैक कवर किया है। इसी तरीके से इस संपत्ति के सामने भी हमने अभी एक संपत्ति सीज की है, उसमें भी हालांकि उसका नक्शा कॉमर्शियल पास है लेकिन 2 फीट के उसमें साइड बैक में वॉल्यूशन है, तो इन दोनों को सीज किया हमने आज। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां मालू परिवार लगातार लॉकडाउन के बाद से ही जरूरतमंदों की मदद में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मालू परिवार की ओर से लगातार लोगों की मदद कर उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है और इसी के तहत अब तक हजारों लोगों को राशन सामग्री वितरित की जा चुकी है और साथ ही अस्थि विसर्जन के लिए 33 बसें निःशुल्क रूप से संचालित की गई और इस कार्य के लिए मालू परिवार की ओर से आर्थिक मदद लोगों तक पहुंचाई गई है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में लोगों को अपने परिजनों के अस्थि प्रवाह में जो दिक्कतों का सामना हो रहा था, उन दिक्कतों को समझते हुए श्री विकास जी मालू ने ये जो अस्थि प्रवाह का निःशुल्क अस्थि प्रवाह का जो कार्यक्रम शुरू किया था वो अभी तक जारी है। अब तक जिले के विभिन्न जगहों से 30 बसें जा चुकी है, 3 बसें आज जारी है और कल 2 बसें सुल्तानगढ़ से जाएगी और परसों रुद्रगढ़ से 3 बसें गई थी, 4 बसें गई थी और चूरू से भी बसें गई है। तो इस तरह से पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो इस सेवा का लाभ उठाएं और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। खबर भीलवाड़ा से है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी पाठ्यक्रम में महाराणा उदय सिंह को बनवीर का हत्यारा बताने के विरोध में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दौरान एबीवीपी की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पाठ्यक्रम को बदलवाकर भ्रांतियों को दूर करने की मांग की गई। एबीवीपी के विभाग सह संयोजक विकास प्रजापत ने कहा कि कांग्रेस सरकार पाठ्यक्रम में बदलाव कर छात्रों को गलत संदेश दे रही है, जिसके चलते लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन यहां पर सौंपा गया और साथ ही कहा गया कि कांग्रेस सरकार पाठ्यक्रम बदले, क्योंकि जो पाठ्यक्रम अब है उसमें गलत भ्रांतियां हैं और साथ ही छात्रों को गलत शिक्षा दी जा रही है। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा गया। महाराणा उदय सिंह को बनवीर का हत्यारा बताने पर ये विरोध प्रदर्शन। सरहदी जिले बाड़मेर के चौहटन से खबर, क्षेत्र के मिठड़ाऊ ग्राम में खुदाई के दौरान मिले कारतूस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले कमरे की खुदाई के दौरान ये कारतूस मिले। मौके पर सेना के अधिकारी पहुंचे और चौहटन पुलिस, आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। सेना के अधिकारी और चौहटन पुलिस मौके पर यहां पहुंची, आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। निर्माण कार्य में यहां पर खुदाई के दौरान कारतूस मिले।
सरहदी जिले बाड़मेर के चौहटन से खबर। क्षेत्र के मिठड़ाऊ ग्राम में खुदाई के दौरान ये कारतूस मिले। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले कमरे की खुदाई हो रही थी और उसी दौरान ये कारतूस पाए गए। मौके पर सेना के अधिकारी यहां पर पहुंचे, साथ ही चौहटन पुलिस भी। और ये खबर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। भीड़ वहां पर लोगों की जुट गई। पीएम आवास योजना के तहत यहां पर कमरे की खुदाई चल रही थी और उसी दौरान ये कारतूस मिले। खबर नागौर के नावा सिटी से है, जहां सावतगढ़ गांव में रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हमले में हनुमान राम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे चिकित्सा केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां उसे जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही घायल हनुमान राम ने दम तोड़ दिया। वहीं व्यक्ति की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गए। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवारजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग यहां पर है। इतना ही नहीं, इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग रखी। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी समझाइश में जुटे हुए हैं। मृतक के परिजन तहसील कार्यालय में डटे हुए हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन रोकने में असमर्थ रहा। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग और समाज बंधु सभी एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरने पे बैठे हैं। सावतगढ़ में कल हनुमान जी मेघवाल की हत्या हुई थी, एक रास्ते के विवाद को लेकर के। एक परिवार के में लोगों ने आकर के उन पे जानलेवा हमला किया, धारदार हथियारों से उनको काटा और उसके बाद में उनकी जो घर में एक महिला थी उस पर भी उन्होंने छेड़छाड़ करना और करना, वस्त्र वगैरह फाड़ना, इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। उनकी हत्या को लेकर के हमने प्रशासन से मांग रखी है कि एक तो राजकीय सेवा में एक सदस्य को नौकरी दी जाए, उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए और जो रास्ते का विवाद है उसको लेकर के उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके उसका कटान करके उस रास्ते को निश्चित किया जाए और दुरुस्त किया जाए। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष पारिक नावा सिटी से हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ये पूरा मामला और अब जो परिजन मांग कर रहे हैं, समझाइश का प्रयास भी हालांकि यहाँ पर हो रहा है, क्या आसार दिखाई दे रहे हैं? जी मनीषा, यहाँ अभी तक कोई वार्ता इनकी सफल नहीं हुई है जी। और पुलिस के आला अधिकारी में एडिशनल एसपी है तो यहाँ मौके की स्थिति पर नजर बनाए बैठे हैं जी। और एसडीएम कार्यालय के सामने मेघवाल समाज के काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं, जिनमें इनकी प्रमुख मांग यही है, एक तो एसडीएम को सस्पेंड करने की, व डीवाईएसपी कुचामन को सस्पेंड करने की मांग इनकी प्रमुख है। साथ में इनकी 50 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी की भी मांग बराबर रखी गई है। ऐसे मामले नावा क्षेत्र में ऐसे मामले काफी हो रहे हैं, जिनमें आज के 5 दिन पहले ही एक मेघवाल समाज के परिवार के घर में कुछ लोगों ने घुस करके मारपीट की थी, महिलाओं के वस्त्र भी फाड़ दिए थे, साथ में एक युवती का अपहरण करने का भी प्रयास किया था, उसमें भी पुलिस ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की, उसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। जो ये मर्डर की जो घटना हुई है उससे महज 4-5 किलोमीटर के ही एरिया में ये घटना हुई थी। अब लगातार मृतक के परिजन यहाँ बैठे हुए प्रशासन से मांग कर रहे हैं सस्पेंशन की। जब तक इन अधिकारियों का सस्पेंशन नहीं होता है, वो इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक ये धरना बरकरार रहेगा और शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल मनीष, देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी तो मौजूद ही हैं, लेकिन वहां पर जो ग्रामीण वहां पर बैठे हैं, परिजन वहां पर बैठे हैं, उनमें काफी रोष उनको लेकर व्याप्त है। तो कोई और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा समझाइश के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है, कब तक आखिर ये इस तरीके से बैठे रहेंगे? जी, अभी तक तो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है और साथ में इनके जो समाज के जनप्रतिनिधि जैसे भीम सेना, भीम आर्मी, इनके जनप्रतिनिधि तो पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी विशेष तौर पर ये मांग कर रहे हैं बड़े अधिकारियों की। अभी तक बड़े अधिकारी भी कोई यहाँ नहीं आया है, एडिशनल एसपी ही है और वही सारी इनसे कर वही वार्ता की कोशिश चल रही है। अभी समाचार मिले हैं कि एसडीएम द्वारा प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। अब आगे देखते हैं प्रतिनिधि मंडल से क्या वार्ता होती है, लेकिन जब तक इनकी प्रमुख मांगे यही है मृतक परिजन की, सबसे पहले इन्हें सस्पेंड किया जाए, वो हमारी मांगे मानी जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, सस्पेंड नहीं किया जाता है, हमें आदेश नहीं दिखाया जाता है, तब तक हम यहाँ से शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है, ग्रामीण भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, शव को लेकर बैठे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवाने को लगातार वो अड़े हुए हैं।